हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान भाषा में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कई भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। इफ़ यू हैव मिस्ड माय प्रीवियस वीडियोस, डोंट वरी, इन द डिस्क्रिप्शन आई विल शेयर माय चैनल प्लेलिस्ट लिंक वेयर यू विल फाइंड ऑल माय वीडियोस इन वन प्लेस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, स्टाफिंग। ये जो पीडीएफ है काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने इसके दो पार्ट बनाए हैं। पार्ट 1 को आज हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 इसके बाद वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि इस साल के सिलेबस में सिर्फ जो टॉपिक है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट उसको हटाया गया है। बाकी सारे टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये छोटा सा टॉपिक है, कम से कम बहुत ही छोटा टॉपिक है और सिर्फ उसी को हटाया गया, बाकी सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और ये चैप्टर स्टार्ट होता है एग्जाम्पल से, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एट इन्फोसिस। तो इन्फोसिस एक कंसल्टेंसी फर्म है जो इंडिया की फर्म है और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है नारायण मूर्ति। तो उन्होंने इसको जब स्टार्ट किया था, सीईओ हैं वो इन्फोसिस के। तो उन्होंने जब इसको स्टार्ट किया था तो जब भी आज वो एक बहुत अच्छी कंपनी है और जब उनसे पूछा जाता है इसके बारे में तो उनका कहना है कि अगर ये कंपनी मेरी कुछ है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बदौलत ही ये कंपनी यहाँ तक की पहुँच पाई है। तो वो अपने जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एसेट्स मानते हैं। और उनका कहना है कि जो एसेट्स हैं उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम लगता है। उनकी रिक्रूटमेंट जब हम करते हैं तब उसमें काफ़ी पैसा खर्चा होता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो उनको हमारे लिए काम करना जो है वो हमारे लिए काम करें। और आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो टैलेंटेड पर्सन है, स्किलफुल पर्सन है, उसकी डिमांड हर जगह पर है। तो उनका ये कहना है कि अगर हमें अपने वर्कर्स को रिटेन करना है अपने बिजनेस के अंदर में, उनको हमारे बिजनेस में लगातार बनाए रखना है, तो उसके लिए उनके बारे में भी सोचना हमको ज़रूरी है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल हमें बताता है कि किस तरीके से जो ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है बिजनेसेस के लिए। और इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो यहाँ से आया है। और इसीलिए ज़रूरत पड़ गई है कि हम जो एम्प्लॉई हैं, जो वर्कर्स हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम उनके बारे में सोचें, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचें, उनकी ट्रेनिंग के बारे में सोचें, ताकि उनको भी लगे कि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब ऑर्गेनाइजेशन इतना कुछ करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो एम्प्लॉयज़ भी डेडिकेटली अपना काम करते हैं और इससे जो ऑब्जेक्टिव है फर्म का, वो अचीव आसानी से हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके अंदर में जिसको आपको याद रखना है, मैंने लिखे हुए हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। इनको आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी आसान है समझने में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी जरा एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। तो स्टाफिंग की ज़रूरत इसलिए है, स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस है कि जो डिफरेंट जॉब्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिफरेंट जॉब्स होती हैं, उसके लिए जो कॉम्पिटेंट वर्कर्स हैं, पर्सनल का मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर काम करने के लिए आएगा, तो उसको ढूंढना, ये जो होता है स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन्स हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। राइट पर्सन का राइट जॉब पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एक काम है, उस काम के लिए हमने ऐसे इंसान को रखा है जो उसके बारे में नहीं जानता है, तो फिर वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे इंसान को काम देना चाहिए जो उसके बारे में, जिसको नॉलेज है। इसी को कहते हैं राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। ensures the continuous survival and growth of the enterprise through the planning of managers। तो मैनेजर जो है कंटिन्यूसली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचता है कि जब हमने जैसे फर्स्ट फंक्शन को पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन के बाद जब सेकंड फंक्शन पढ़ा तो थर्ड फंक्शन ये मैनेजमेंट का आता है। तो मैनेजर जो है कंटिन्यूसली प्लान करता है कि किस तरीके से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसका उसका एम होता है कि हम लोगों को
रखें नौकरी के अंदर में, और लोग जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं, जो प्लान बना रखा है, वो लोग हमारी उसमें मदद करें। हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो स्टाफिंग है वो हमारी मदद करती है कि जो भी लोगों को हमने रिक्रूट किया है, जो भी लोगों को रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, वो अपना काम पूरी तरीके से दें, ताकि जो यूज़ है रिसोर्सेज का, यानी उस ह्यूमन का, उस वर्कर का जो यूज़ है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए, उसकी जितनी भी स्किल्स है उन सब का यूज़ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कर सके। Improve job satisfaction and morale of employee through objective assessment and fair reward for their contribution। और जो वर्कर्स हैं उनका मोरल तभी हाई होता है जब उन्हें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनके भलाई के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए सोच रहा है, और डेवलपमेंट एम्प्लॉय का उसकी सैलरी से होता है। अच्छी सैलरी जब उसको मिलेगी और उसके काम का रिकॉग्निशन उसको मिलेगा, तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय है वो मन लगा के काम करेगा, और जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो आसानी से अचीव हो जाएगा। फिर आता है हमारा कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, इस बार ये टॉपिक है तो इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़ करते थे जिस कॉन्सेप्ट को, तो दो कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे वो लोग, एक लेबर वेलफेयर कॉन्सेप्ट और एक पर्सनल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है लेबर वेलफेयर कॉन्सेप्ट? क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, तो किसी भी एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम होती है तो सारे एम्प्लॉय जो हैं उनका साथ देते हैं। इस तरीके से यूनियन क्रिएट होती है। तो ये यूनियंस होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को नहीं देखते हैं, तो ये आपस में नाराज़गी होती है, स्ट्राइक्स होते हैं, काम नहीं होता है, और इससे लॉस जो है ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है और वर्कर्स को भी होता है। तो इन दोनों के बीच में एक सही रिलेशन बनाने के लिए ऐसी कंडीशन ना बने, इसके लिए जो लेबर ऑफिसर है उसको अपॉइंट किया जाता था। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक लेबर ऑफिसर होता था, इसी को कहते हैं लेबर वेलफेयर कॉन्सेप्ट। फिर है पर्सनल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। अब एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर में इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, और हमें ज़रूरत पड़ती है अलग अलग कामों के लिए, अलग फंक्शंस के लिए अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पर्सनल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि एक पर्सनल ऑफिसर हम बनाते थे, जो पर्सनल यानी कि जो एम्प्लॉयज़ उनको हायर करने का काम करता है, उनकी ट्रेनिंग का जिम्मेदारी उसके पास होती है, उनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी उसके पास होती है, और जो भी डेवलपमेंट उसके एम्प्लॉय के अंदर में होनी चाहिए, वो सभी चीज़ों की जिम्मेदारी इस अकेले इंसान के पास होती है, और इसको कहते हैं पर्सनल ऑफिसर। और बाद में ये टर्म चेंज होके पर्सनल मैनेजर के टर्म में कर दिया गया। तो ये था हमारा पर्सनल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनसे थोड़ा सा आगे बढ़कर है। अभी तक के दोनों जो कॉन्सेप्ट थे ये ट्रेडिशनल बेस पे चलते थे, और इसमें जो कॉम्पिटिटिव जो हमारा अभी बिजनेस इन्वायरमेंट चल रहा है, उस इन्वायरमेंट में जैसे लगातार तेजी से जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, और जिस तरीके से लगातार जो लोग पढ़ लिख के अच्छी अच्छी स्किल्स उनके पास हैं, तो उसका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करने के लिए ये जो डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इसकी फॉर्मेशन यहाँ से होती है कि हम ऐसे वर्कर्स को बनाएं। पहले क्या होता था कि ज़्यादा ऐसे नहीं सोचा जाता था, रिक्रूटमेंट करी जाती थी और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इसको बनाया इसीलिए गया है ताकि जो अच्छे वर्कर्स हैं और जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उनको ऊपर इतना खर्चा किया है, उनको भर्ती करने में इतना खर्चा किया, उनके सिलेक्शन करने में इतना खर्चा किया, उनको प्लेसमेंट करने में इतना खर्चा किया है, ट्रेनिंग करने में, उनकी डेवलपमेंट करने में इतना खर्चा किया है, और उसके बाद अगर वो काम करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी लॉस होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जो वर्कर्स को बिजनेस के अंदर में रिटेन करने में मदद करे, और इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी वेलफेयर हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें फ़ायदा हो। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बनाया गया।
अब कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर में, इसको आप पढ़ लेना है। तो इसका जो समरी है बता देता हूँ मैं आपको। इसमें जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन भी है और स्टाफिंग एक अलग से कॉन्सेप्ट भी है। तो स्टाफिंग अलग से कॉन्सेप्ट है कि स्टाफिंग मैनेजमेंट एक अलग से एक स्टडी करी जाती है, अलग से एक सब्जेक्ट है स्टाफिंग मैनेजमेंट, जिसके अंदर में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से कैसे लोगों को रखना चाहिए, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए ये एक अलग से क्या दो चीज़ें बन जाता है, ये फंक्शन भी होता है और एक अलग से एक एरिया बन जाता है मैनेजमेंट का। अब आता है स्टाफिंग प्रोसेस, यानी कि जो स्टाफिंग है वो उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, कैसे शुरू होती है, शुरुआत कैसे होती है। तो ये स्टाफिंग प्रोसेस है। उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप जरूर पढ़ लेना, और फिर हम इसको अगर नहीं समझ में आएंगे तो फिर डिस्कस कर लेंगे। फिर आता है स्टेजेस ऑफ स्टाफिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा आप अगर आप इसको अभी समझ जाते हैं तो आने वाले टाइम में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इससे। सबसे पहला आता है इसमें एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग का मतलब ही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एम्प्लॉयज की कमी को पूरा करना, इसी को कहते हैं स्टाफिंग। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट को जानना कि कितने लोगों की ज़रूरत और है हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएँ। और इस मैन पावर रिक्वायरमेंट को जब एस्टिमेट किया जाता है तो दो चीज़ों का एनालाइज किया जाता है। एक आता है वर्कलोड एनालिसिस और एक आता है वर्कफोर्स एनालिसिस। तो जो वर्कलोड एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम देखें कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलाने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, इसको कहते हैं वर्कलोड एनालिसिस। इसके बाद आता है दूसरा वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस बताता है कि हमें किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है। किस टाइप का मतलब हो गया कि जैसे सेल्स का काम अगर करना है तो हमें सेल्स जो जानता है, जिसको सेल्स के बारे में नॉलेज है, हमें वो इंसान चाहिए। और हमें कितने लोग की ज़रूरत अगर हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं वर्कलोड, कितना हमें कितने लोगों की ज़रूरत है ताकि वो काम पूरा हो जाए। और अगर हम जब उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। फिर आता है रिक्रूटमेंट। दूसरा जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सही लोगों को ढूंढना रिक्रूटमेंट कहलाता है। और रिक्रूटमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीकों का यूज़ किया जाता है। ये आगे टॉपिक है उस पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट, वहाँ पे हम जानेंगे। फिलहाल आपको ब्रीफली बता देता हूँ मैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करें, चाहे प्रिंट मीडिया में करें, चाहे वेबसाइट पे डालें, चाहे हम टेलीविज़न पे करें, चाहे हम और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो उन तरीकों से लोगों को बुलाना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उनको बताना कि यहाँ पे जगह है, ज़रूरत है, इसी को कहते हैं रिक्रूटमेंट। फिर आता है रिक्रूटमेंट के सोर्सेज। तो रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में। फिलहाल आप याद रखोगे रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि अब हमने भर्ती तो निकाल दी है कि हमें इतने इतने लोगों की ज़रूरत है और जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लें। अब क्या होता है कि एक नौकरी के लिए हजारों लोग अप्लाई कर देते हैं। तो अब इतने सारे लोग जब आ गए हमारे पास तो उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना, इसी को सिलेक्शन कहते हैं, कि हम सही इंसान को सेलेक्ट कर रहे हैं उस नौकरी के लिए। फिर आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब हमने जिस इंसान को सेलेक्ट कर लिया है, उसको जिस काम के लिए सेलेक्ट किया है उस काम में उसको रखना, इसको कहते हैं उसकी प्लेसमेंट करना। फिर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जब हम इंसान को सेलेक्ट करते हैं कि ठीक है भाई तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हो और आपको हम रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए, फिर उसको हम सभी लोगों से मिलाते हैं, उसके सुपीरियर से, उसके सबॉर्डिनेट से, इसको कहते हैं उसकी ओरिएंटेशन करना। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब अगर कोई इंसान नौकरी में लग जाता है, उसको ले लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो यहाँ पे ही उसका जो सब कुछ है एंड नहीं हो जाता है। यहाँ से भी वो आगे पढ़ता है, अपनी डेवलपमेंट करता है, अपनी ट्रेनिंग करता है। तो ये जिम्मेदारी भी ऑर्गेनाइजेशन लेती हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स उनका टाई अप होता है
और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से उनको अलग अलग तरीके की पढ़ाई कराई जाती है, जिस भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है या जो भी चीज़ों की ज़रूरत उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में है उस चीज़ की पढ़ाई कराई जाती है। और पढ़ाई कराने के बाद उनकी स्किल बढ़ती है और स्किल बढ़ने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वहाँ से सीखने के बाद जब लोगों को सिखाया जाएगा तो वो सीख पाएंगे उसको, और सीखने के बाद जो है और अच्छा काम वो ऑर्गेनाइजेशन को दे पाएंगे। तो इसी को कहते हैं उनकी ट्रेनिंग करना। और डेवलपमेंट का मतलब है जब वो स्किल सीख जाएंगे तो सीखने के बाद जो है उनकी जो इंटरनल ग्रोथ है, इंटरनल डेवलपमेंट है, वो खुद भी होने लगती है। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्राइजल। इसका मतलब होता है कि अब इंसान को हमने रख दिया अपने यहाँ पे काम करने के लिए, अब उसको हम देख रहे हैं कि भाई वो पिछले कई जब से उसको रखा गया है तो उसके उसके परफॉर्मेंस में कितना इंक्रीज हो रहा है। क्या वो जैसे हमने उसको रखा था, जैसे वो काम उस टाइम पे कर रहा था, क्या अभी भी इतने टाइम के बाद उसकी ट्रेनिंग करने के बाद अभी भी वैसे ही काम कर रहा है? तो इसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सुपीरियर जो है इसको करता है, और सुपीरियर जो है इसका फीडबैक जो है हमेशा लिखता रहता है कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। इसीलिए अगर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तो उसको फिर जाना पड़ेगा। इसीलिए इम्प्रूवमेंट हमेशा उसके अंदर में होनी चाहिए। फिर आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब जब एक एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो उसकी जब स्किल बढ़ जाती हैं तो उसका क्या किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, यानी कि उसको अंदर ही से ही हायर पोस्ट पे उसको रख लिया जाता है। करियर प्लानिंग का मतलब है कि अब एक एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके दिमाग में होता है कि वो भी अच्छा पैसा अर्न करे और वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचे। इसी को कहते हैं करियर प्लानिंग। फिर आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है कि कोई भी एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड देना। मतलब कि अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको बुलाया जा रहा है, उसकी तारीफ करी जा रही है। तो ये जो कंपनसेशन होता है दो टाइप का होता है, एक होता है इसमें फाइनेंशियल जो कंपनसेशन होता है, और एक होता है जो फाइनेंशियल नहीं होता, नॉन फाइनेंशियल जिसको कहते हैं। और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट फाइनेंशियल बोला गया है इसको, और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कहा गया है इसको। तो डायरेक्ट के अंदर में क्या होता है, फाइनेंशियल हेल्प कर दी, उसकी सैलरी बढ़ा दी, उसकी उसकी वेजेस को बढ़ा दिया, उसको कमीशन दे दिया, बोनस दे दिया। और जब इनडायरेक्ट होता है तो इसका मतलब हो गया कि उसके बिहाफ पे कोई काम कर दिया, जैसे उसका इंश्योरेंस भर दिया ऑर्गेनाइजेशन ने, या फिर उसको वेकेशन पे भेज दिया, छुट्टियों पे जाओ तुम, वो छुट्टी पे थोड़ा घूम फिर के आ जाओ। तो इसको कहते हैं उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करना। तो ये सारे थे स्टेजेस ऑफ स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग के प्रोसेस। अब आता है ऑस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर में आती है रिक्रूटमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाले टॉपिक में पूरा का पूरा टॉपिक है रिक्रूटमेंट, तो ये वही टॉपिक है रिक्रूटमेंट। तो मैंने बता दिया था इसका मीनिंग क्या है। तो रिक्रूटमेंट क्यों जरूरत पड़ती है उसके बारे में लिखा हुआ है इसमें, अब इसको पढ़ लेना, बहुत आसान है। मैं सीधे बात करता हूँ, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं। पहले बात करते हैं इंटरनल सोर्सेज के बारे में। तो इसका मीनिंग बताता हूँ पहले मैं आपको। इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है रिक्रूटमेंट के, कि आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं यानी भर्ती कर रहे हैं, लेकिन किसी नए इंसान को नहीं ले रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। पुराने ही लोग जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उन्हीं को ही जो है प्रमोशन कर रहे हैं उनका, या फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसके अंदर में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ट्रांसफ़र, एक आता है प्रमोशंस। ट्रांसफर्स का मतलब होता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक बागेश्वर में एक गरुड़ में है। अगर गरुड़ वाले जगह पे जो है एक आदमी छुट्टी पे चला गया है या फिर वो छोड़ के चला गया है, तो बागेश्वर में अगर ज़्यादा लोग हैं तो एक को वहाँ भेज दिया गया। वो यहाँ पर भी सेल्स को देखता था और सेल्स का हेड था, तो वहाँ पर भी उसको सेल्स का हेड बनाया गया है। तो इसको कहा जाता है उसका ट्रांसफ़र हो गया है। तो ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल चलता है, मूवमेंट जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। मतलब ये हो गया कि वहाँ पे किसी भी तरह की नई चीज़ नहीं होती है। जो वो यहाँ पे काम कर रहा था वही सेम काम वो वहाँ पे कर रहा है। जिस पोजीशन पे वो यहाँ पे था उसी सेम पोजीशन पे वहाँ पर भी है, और जो सैलरी उसको यहाँ मिल रही थी सेम वही सैलरी उसको वहाँ पर भी मिल रही है। तो इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, यानी सेम बेस होता है इसमें। प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब होता है कि जब इंसान को नीचे की पोस्ट से ऊपर की पोस्ट में रखा जाता है, यानी उसकी पोस्ट को बढ़ा दिया।
पोस्ट बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है। तो प्रमोशन में इस तरीके से होता है। अब इसमें आता है मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज, यानी क्या क्या फायदे होते हैं इंटरनल सोर्सेज से। तो इंटरनल सोर्सेज से क्या होता है कि जो एम्प्लॉई हैं वो मोटिवेट होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आता है, और वो लोग अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। तो ये इंटरनल सोर्सेज के मेरिट हैं। जैसे कि अगर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसको लगेगा कि यार मैं काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, मुझे यहाँ से वहाँ भेजा गया। या उसकी प्रमोशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है, उसे लगेगा कि मैंने कुछ मेरे अंदर खास था इसलिए मेरा प्रमोशन किया गया, मेरी सैलरी बढ़ी, मेरी पोस्ट बढ़ी। तो इससे क्या होगा, उसको इंकरेजमेंट मिलेगा और वो और अच्छा काम करेगा। इंटरनल जो रिक्रूटमेंट होता है इसके अंदर में जो कैंडिडेट होता है वो क्योंकि ऑलरेडी काम कर रहा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, सिर्फ उसको यहाँ से वहाँ डाला जाता है या फिर उसको आगे प्रमोट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें कोई बाहर का आदमी लेना नहीं पड़ रहा है। तो वो हम जानते हैं उसको अच्छी तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन जानता है उसको अच्छी तरीके से, तो ज़्यादा प्रॉब्लम उसको समझाने में और उसको बताने में नहीं होती हैं। तो ट्रांसफर करने से क्या होता है कि जो इंसान है वो और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखता है। जैसे जब वो बागेश्वर में काम कर रहा था सेल्स का, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस था, और जब वो वहाँ गया काम करने के लिए गरुड़ में, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो ट्रांसफ़र करने से उसको क्या मिलता है कि वो अच्छी जॉब्स के लिए और अच्छी जो उसकी ट्रेनिंग है और अच्छी ट्रेनिंग में हो जाती है उसकी। ट्रांसफ़र जो होता है उसके जो बेनिफिट होते हैं वो काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, और जहाँ पर भी कमी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कमी है तो उसको यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है, तो इसी को ट्रांसफ़र कहते हैं। इंटरनली अगर जॉब रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, यानी ट्रांसफ़र और प्रमोशन किया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, सिंपल सस्ते में काम आराम से निपट जाता है। यानी कि पैसा रिक्रूटमेंट में खर्चा करना नहीं पड़ रहा है। हम अंदर से, हमारे को जानने वाले लोग हैं उसको यहाँ से वहाँ डाल दिया तो हमारा काम बन गया, हमें नए लोग को लेना नहीं पड़ रहा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो सस्ता पड़ गया हमको। फिर आता है हमारे इसके लिमिटेशन, यानी क्या क्या नुकसान होते हैं इंटरनल सोर्सेज से। अब क्या होता है इंटरनल सोर्सेज के अंदर में कि जो प्रमोशन जैसे हो रहा है, हमें बार बार प्रमोशन करनी पड़ रही है, तो इससे जो फ्रेश टैलेंट है उसको आने का मौका ही नहीं मिलता है। अगर हम अंदर ही अंदर से सब लोगों को भर्ती कर लेंगे, प्रमोट कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, तो नए लोग जो है वैकेंसी क्रिएट नहीं होंगे। और जो एम्प्लॉय उसे पता है कि यार एक टाइम के बाद मेरा प्रमोशन हो ही जाएगा, तो वो अपना काम अच्छी तरीके से करता ही नहीं है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और जो एक एंटरप्राइज है वो अपने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को नहीं यूज कर सकता है, जो नया एंटरप्राइज है। अब नया एंटरप्राइज होगा तो उसके अंदर पास लोग ही नहीं होंगे, तो क्या प्रमोशन और क्या ट्रांसफर करेगा। तो जो ओल्ड होते हैं वही इस चीज का यूज करते हैं। और जो कंपटीशन का जो स्पिरिट है, यानी कि हमें आगे बढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, ये स्पिरिट थोड़ी सी कम हो जाती है जब इस तरह से ट्रांसफर और प्रमोशन किए जाते हैं, क्योंकि कोई नया लोग नहीं आ रहे होते हैं। और जब नया लोग नहीं आएंगे तो कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, उनको देखेंगे ही नहीं, तो पता है कि पुराने लोग हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं, तो कुछ ज़्यादा आगे बढ़ने के बारे में कम ही सोचेंगे। और जो बार बार अगर एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र किया जाता है तो इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉस होता है, कि बार बार कभी उसको यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, कभी उसको यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, तो आधे टाइम तो सेटल होने में लगा देता है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, लॉस होता है। अब आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि रिक्रूटमेंट का दूसरा सोर्स, कि जब हम भर्ती करते हैं बाहर वाले लोगों को, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इसके अंदर में 10 हमारे पास पॉइंट हैं इसके, जो एक्सटर्नल सोर्सेज में हम यूज़ करते हैं। पहला हम करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोगों की ज़रूरत है, तो उसने क्या किया, अपने गेट के बाहर जो है चिपका दिया एक पेपर, और उसमें लिख दिया कि भैया आवश्यकता है इतने इतने से इतने लोग, और ये सब जैसे हमने देखते हैं कई बार ये लिखा होता है। तो उसको कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फिर आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है कि हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास एक लिस्ट होती है ऐसे लोग की जो पहले इस यहाँ पे नौकरी ढूंढने के लिए आए थे, उनका बायोडाटा जो होता है उनके पास पड़ा होता है। फिर वो ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते, उनको पता है कि बायोडाटा उनके पास पड़ा हुआ है, वो सीधे क्या करते हैं, उनको कॉल कर देते हैं, और इस तरीके से उनका काम आसानी से बन जाता है। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि
कई बारी हम प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या हम और तरीकों से जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और लोगों का रिस्पांस जो है हमारे पास, जब हमें ज़्यादा लोगों को बुलाना होता है तो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट का एक नुकसान भी होता है कि इतने सारे लोग आ जाते हैं कि 10 नौकरी के लिए, कि हमें उनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर आपने शायद इसका नाम सुना ही नहीं सुना, तो ये एक गवर्नमेंट जो है वो अपने, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है अपने सारे के सारे लोगों का, जो यूथ्स हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही उनको किसी नौकरी का कोई भी पता लगता है, तो सीधे ऐसे लोग जो उनके पास, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होता है, उनके पास मैसेज आ जाता है कि भैया यहाँ नौकरी निकल रही है और आप सीधे सीधे अप्लाई कर दो। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, क्योंकि वो सरकारी काम की तरह काम करता है, तो वो काफ़ी टाइम तो ऐसा होता है कि वो मैसेज भेज ही नहीं पाता है, तो काफ़ी जो काम है यहाँ पे वो बहुत ही लीचर टाइप से चलता है। फिर आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका काम ही होता है कि वो क्या करती हैं, प्लेसमेंट कराती हैं। उनका बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनसे कहती हैं कि भैया हम जो है एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, आप ही लोग जो है इस लोगों को इकट्ठा करो, और लोगों को इकट्ठा करने के बाद जो है आप जब आपको लगता है कि ये काम करने के लायक है, तो सीधे हमारे यहाँ पे भेज दो। तो ये काम काफ़ी वो आसान कर देते हैं, इन्हीं को प्लेसमेंट एजेंसीज। और जब ये मैनेजमेंट वाले लोगों को लेते हैं, प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि जैसे इसमें दे रखा है कि टेक्निकल और जो प्रोफेशनल एरिया है। टेक्निकल का मतलब हो गया जैसे बीटेक वाले लोग हो गए, तो उनको जैसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बीटेक वालों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर करा लिया, और जब उन्हें लगा कि भैया वहाँ पे ज़रूरत है, तो सीधे उसको कॉल करते हैं और वहाँ पे चला जाता है। इसी तरह मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी सेम काम करते हैं। तो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट का यूज़ करते हैं, और जो छोटे छोटे बिजनेस फर्म्स हैं वो प्राइवेट जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं प्राइवेट, उनका यूज़ करते हैं। फिर आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने देखा होगा जब हमने थ्री इडियट्स मूवी देखी थी, तो उसके अंदर में कॉलेज खत्म नहीं हुआ था, कॉलेज खत्म होने से पहले ही जो थी कंपनीज आ गई थी वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, और वो लोगों का इंटरव्यू लेकर उनको जॉब प्रोवाइड कर रही थी। इसी को बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट। फिर आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ, तो अगर मुझे पता है कि यहाँ पे जो है एक वैकेंसी है और यहाँ पे ज़रूरत है लोगों की, तो मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँ, मैं किसी अपने जान पहचान के आदमी को ही वहाँ पे लगाने की कोशिश करूँगा। और क्योंकि उसको मेरा रेफरेंस मिल जाएगा, तो इस तरीके से क्या होगा, उसका अपॉइंटमेंट जल्दी हो जाएगा। तो इसको कहते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब आपने देखा होगा कि जब कभी घर बनने वाला होता है किसी का, तो हम एक लेबर से कहते हैं कि भाई ये काम तुमको देखना है, और वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को बुला के ले आता है। तो वो जिस इंसान को हम कहते हैं उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके पास लिस्ट होती है सारे के सारे लोगों की, जो काम करना चाहते हैं, और जैसे ही कोई काम मिलता है तो ये सब एक साथ आके काम को कर देते हैं। इसी को बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर की एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही लेबर कॉन्ट्रैक्टर छोड़ता है काम को, तो बाकी सभी लोग भी छोड़ देते हैं और काम अधूरा का अधूरा रह जाता है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। तो ये बहुत कॉमन है कि टेलीविज़न के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि भैया यहाँ नौकरी खुली है और आप आके यहाँ पे अप्लाई करो। तो यह बहुत कॉमन चीज़ है। फिर आता है वेब पब्लिशिंग, मतलब वेबसाइट्स पे। आपने देखा होगा कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो पर्टिकुलरली यही काम करती हैं। तो मैं कुछ एक बताता हूँ आपको, आप इसको देखना तो पता लग जाएगा आपको। जैसे फ्री जॉब अलर्ट डॉट कॉम, सरकारी नौकरी डॉट कॉम, ये ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका काम ही है कि डिफरेंट डिफरेंट नौकरियों को लोगों तक की पहुंचाना, जो जॉब सीकर्स हैं। अब आता है मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनके क्या फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले क्वालिफाइड पर्सन। तो जब एक्सटर्नल सोर्सेज से हम लोगों को हायर करते हैं, तो काफ़ी पढ़े लिखे और अच्छे लोग हमारे पास आते हैं। वाइडर चॉइस। इतने सारे एडवर्टाइजमेंट हमने किया टेलीविज़न से, या जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं 10, इनमें से किसी से भी किया, तो हमारे पास जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें आते हैं, अमाउंट में आते हैं, और हम उनमें से क्या करते हैं, सिलेक्शन कर पाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है। फ्रेश टैलेंट।
हमारे पास हम इंटरनल नहीं कर रहे हैं कि हमको वही घिसे पिटे लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वही हैं। यहाँ पे क्या है कि हमें बाहर से आने वाले लोग भी मिल रहे हैं और ऐसे टैलेंट मिल रहा है जो हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, जो पुराने काम करने वाले लोग हैं, उनसे बेटर हो। फिर आता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब जो नया आदमी आएगा उसके अंदर एक काम करने की इच्छा होगी और वो चाहेगा कि मैं सबसे अच्छा काम करूं, तो उसके अंदर क्या है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के। सबसे पहला आता है कि डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अब ऑब्वियस सी बात है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन ना करके किसी नए आदमी को लिया जा रहा है उस पोस्ट के लिए, तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो नाराज जरूर होंगे। फिर आता है लेंदी प्रोसेस। तो ये रिक्रूटमेंट क्या होता है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है और लेंदी प्रोसेस होने की वजह से ये इसकी क्या है, बड़ी लिमिटेशन है। हम पहले रिक्रूटमेंट करेंगे, भर्ती निकालेंगे, उसके बाद इतने सारे लोग आएंगे, फिर उनका इंटरव्यूज़ किया जाएगा, फिर बेस्ट सेलेक्ट किया जाएगा, तो ये सारे कामों में बहुत सारा टाइम लग जाता है। फिर आता है कॉस्टली प्रोसेस और ये बहुत महंगा भी पड़ता है। तो ये सारी इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ तक कि हमने जो है इस वीडियो में पढ़ा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी कई भी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई तो फिर हम इसके बारे में और बात कर सकते हैं। तो थैंक यू और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।